और इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको बता दें, सलमान खान को धमकी का ये मामला है और इसमें अब पंजाब पुलिस पंजाब जा सकती है। मुंबई क्राइम ब्रांच की जो टीम है कपिल पंडित से पूछताछ हो सकती है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि बीते कुछ दिनों पहले ही सलमान खान को धमकी दी गई थी और अब मुंबई पुलिस पंजाब जा सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पंजाब जा सकती है मुंबई क्राइम ब्रांच की जो टीम है, क्योंकि एफआईआर उनकी ओर से दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद से लगातार जांच की जा रही है और कपिल पंडित से यहां पर पूछताछ हो सकती है। वहीं कोलकाता में बीजेपी आज प्रदर्शन करेगी। बीजेपी की नब्बान यात्रा आज होगी। ममता सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप में बीजेपी की यात्रा होगी। नब्बान सचिवालय में को घेरने की तैयारी है। बीजेपी के बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। कोलकाता में आज बीजेपी और ममता सरकार में टकराव की स्थितियां पैदा हो सकती हैं, क्योंकि बीजेपी ने कोलकाता में सचिवालय नब्बानों को घेरने का ऐलान कर दिया है। राज्य में हाल में हुए शिक्षा भर्ती घोटाले और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ बीजेपी ने नब्बान अभियान चलाया। बीजेपी के 3 वरिष्ठ नेता इस प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं, जिसमें बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार हावड़ा मैदान में जुलूस का नेतृत्व करेंगे, तो वहीं बीजेपी उपाध्यक्ष दिलीप घोष कॉलेज स्ट्रीट से जुलूस निकालेंगे, जबकि शुभेंदु अधिकारी संतरगाछी से मोर्चा संभालेंगे। कल हम 3 जगह से नवान्नों का घेराव करने के लिए हमारे 3 लीडर, एक जगह से मैं, हावड़ा मैदान से मैं, हमारे सम्मानीय दिलीप घोष जो ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट है और स्टेट के एक्स प्रेसिडेंट रहे, वो आपका कॉलेज स्क्वायर से, और सातरागाछी से हमारे एलओपी श्री शुभेंदु अधिकारी 3 जुलूस को लेकर नवान्नों की तरफ हम जाएंगे और ममता बनर्जी का घेराव करेंगे, नवान्नों का घेराव करेंगे। और इसके वजह से जो उन लोकल लोगों को अगर कुछ असुविधा होती है तो इसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं, लोगों को बोलते हैं कल घर से ना निकले और निकले तो हमारे जुलूस में आए। बीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए कोलकाता में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और क्योंकि ममता सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ बीजेपी नब्बान यात्रा निकाल रही है। हालांकि राज्य सरकार से बीजेपी के प्रदर्शन को अनुमति नहीं मिली है, जबकि बीजेपी पिछले 2 हफ्तों से नब्बान यात्रा की तैयारी में जुटी हुई है। इस बीच ड्रोन के जरिए बीजेपी के प्रदर्शन पर नजर भी रखी जाएगी। वहीं पुलिस ने वाटर कैनन और टीयर गैस से प्रदर्शनकारियों को रोकने का इंतजाम भी किया हुआ है। और बिहार में बच्चा चोरी की अफवाह से हर तरफ दहशत का माहौल बना हुआ है। बच्चा चोरी के शक में मानसिक रूप से बीमार लोग भीड़ की शिकार का हिंसा हो रहे हैं। छपरा में लोगों ने बच्चा चोरी के शक में एक बुजुर्ग महिला की पिटाई कर दी। मकेर इलाके में मानसिक रूप से बीमार महिला को भीड़ ने घेर लिया और एक के बाद एक लोग उसे पीटने लगे। काफी देर तक लोगों के बीच महिला गुहार लगाती रही, लेकिन भीड़ हिंसक बनी रही। वहीं जब इसकी सूचना पुलिस को मिली, तब जाकर लोगों के चंगुल से छुड़ाकर महिला को थाने लाया गया। छपरा के साथ बाकी इलाके में भी बच्चा चोरी की अफवाह प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। बांका जिले में भी बच्चा चोरी के शक में मानसिक रूप से बीमार एक लड़के पर लोगों की भीड़ टूट पड़ी, लेकिन मौके पर एक शोरूम के कर्मचारियों ने लोगों से उस लड़के को बचाया और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद वहां से पुलिस उस लड़के को अपने साथ ले गई। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले भी इस इलाके में बच्चा चोर समझकर लोगों ने एक महिला को पुलिस हवाले कर दिया था। वहीं पुलिस ने लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने और कानून अपने हाथ में न लेने की अपील की है। इधर पीएम ने विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के ग्रेटर नोएडा में विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन किया। 4 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में किसान और विशेषज्ञ भी हिस्सा लेंगे। भारत के डेयरी सेक्टर की असली कर्णधार विमेन्स हैं, महिलाएं हैं। दिल्ली पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा ने जैकलीन फर्नांडिस को समन्स भेजे और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बुधवार को पूछताछ के लिए बुलाया। दिल्ली में रामलीला की तैयारियां शुरू हो गईं। इस बार लाल किला मैदान पर होने वाली रामलीला का पंडाल राम मंदिर की थीम पर बनाया जाएगा। और इधर यूपी के बुलंदशहर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें 2 लड़के सरेआम फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। बर्थडे पार्टी में लाउड म्यूजिक और फायरिंग, पहले केक कटा और फिर जश्न में गोलियां चली। सरेआम तमंचे से फायरिंग करने का ये वीडियो बुलंदशहर के खुर्जा इलाके का है, जहां बर्थडे पार्टी में 2 लड़कों ने कई राउंड फायरिंग की। बर्थडे सेलिब्रेट करने के दौरान लड़के ने पहले कार के बोनट पर रखे केक को काटा और फिर उसके साथ पार्टी में मौजूद 2 लड़कों ने तमंचा लहराते हुए हवा में फायरिंग कर दी। वहीं फायरिंग का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने इस मामले में एक्शन लिया है।
और राज्य की कानून व्यवस्था को चुनौती देने के खिलाफ कार्रवाई की। वीडियो के आधार पर पुलिस ने बर्थडे पार्टी में फायरिंग करने वाले एक आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अवैध तमंचे से फायरिंग करने वाला दूसरा लड़का अब तक फरार है। दिल्ली के गैंगस्टर और आतंकियों के गठजोड़ का खात्मा करने के लिए एनआईए ने छापेमारी शुरू कर दी। गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ अमित शाह की कई दौर की बैठक के बाद यह फैसला किया गया और पहली बार आतंकी घटनाओं की जांच करने वाली एजेंसी एनआईए दिल्ली में अपराधियों के गैंग के सफाई में जुट गई, जिसके लिए उसकी अलग अलग टीमों ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में एक साथ करीब 60 ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। इनमें पंजाब के फाजिलका में लॉरेंस बिश्नोई और दिल्ली के बवाना में नीरज बवानिया का घर भी शामिल रहा। नीरज बवानिया के घर पर कई घंटों तक चली छापेमारी के बाद एनआईए की टीम वहां से बरामद सामान को एक बैग और एक पोटली में रखकर ले जाती दिखाई दी। तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं। एनआईए की यहाँ पर जो टीमें हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं। असल में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जांच के दौरान गैंगस्टर और आतंकियों के बीच गठजोड़ का पर्दाफाश हुआ, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर एनआईए ने 10 गैंगस्टर की पूरी कुंडली तैयार कर ली और उनके खिलाफ यूएपीए जैसे सख्त कानून के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई। मतलब ये कि वो कानून जो आतंक का सफाया करने में काम आ रहा है, उसी के जरिए राजधानी के लोगों में खौफ पैदा करने वालों पर नकेल कसी जाएगी। और इनमें 2 सबसे बड़े गिरोह लॉरेंस बिश्नोई और नीरज बवाना के हैं। अपराध की दुनिया में नीरज बवाना को दिल्ली का दाऊद इब्राहिम कहा जाता है और इन दोनों गैंग के नेटवर्क दिल्ली से लेकर पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैले हुए हैं। यानी 5 राज्यों में इनका खौफ है, जिसके खात्मे का जिम्मा एनआईए को मिला है। ये सभी वो गैंगस्टर हैं जो जेल के अंदर बंद हैं, लेकिन जेल के अंदर बंद होने के बाद भी जेल के अंदर से एक बड़ा नेक्सस ये चला रहे थे। जानकारी के मुताबिक एनआईए ने माना है कि ये गिरोह आतंक का दूसरा नाम बन चुके हैं, जो न केवल टारगेट किलिंग के लिए विदेशों से हथियार मंगवाते हैं, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को बरगलाते भी हैं। 8 साल से यूक्रेन के खिलाफ जंग छिड़ी हुई और यूक्रेन पर हमला करने से पहले ही पुतिन उसे आजाद देश भी घोषित कर चुके हैं। लेकिन यूक्रेन में रूस को झटका लगने से पहले ही अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर ने रूस के हमले को बहुत बड़ा फेलियर बताया और एक बार फिर दोहराया कि पुतिन से यूक्रेन की काबिलियत को समझने में चूक हुई, जिसका खमियाजा रूस को यूक्रेन में भुगतना पड़ रहा है। एक कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने कहा कि पुतिन ने यूक्रेन के इरादों को कम करके और अब खबर उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड के बागेश्वर में आग लगने से हड़कंप मच गया है और भीषण आग की चपेट में आने से एक होम स्टे कैफे जलकर राख हो गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में होम स्टे कैफे इसकी जद में आ गया। कैफे में खाने बनाने के दौरान गैस का रिसाव हुआ और आग लग गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त बागेश्वर के साथ साथ बाकी जिले से आए कई किसान यहां मौजूद थे। आग लगते ही होम स्टे कैफे और उसके आसपास के लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई, लेकिन भीषण आग में कैफे पूरी तरह जलकर राख में तब्दील हो गया। गैस रिसाव हुआ और अचानक आग पकड़ी और हमारी बस से बाहर चले गई। गनीमत ये रही कि आग लगते ही कैफे से सभी लोग सुरक्षित बाहर आ गए, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं लाखों का नुकसान होने की वजह से होम स्टे कैफे के मालिक परेशान हैं और प्रशासन से मदद की अपील कर रहे हैं। इस बीच खबर है कि बहुत जल्द यात्रियों को ले जाने वाले प्लेन भी बिना पायलट के उड़ाए जा सकते हैं। न्यूयॉर्क में पायलटलेस प्लेन की टेस्टिंग से जुड़ी हैरान करने वाली जानकारी सामने आई। दावा यह है कि टेस्टिंग के दौरान प्लेन के कॉकपिट में कोई पायलट मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी प्लेन को उड़ाने में कोई परेशानी नहीं हुई। मतलब यह कि जैसे ड्रोन उड़ान भरते हैं, ठीक वैसे ही प्लेन भी उड़ान भर पाएंगे। अगर ये प्रयोग कामयाब हुआ तो प्लेन को उड़ाने के लिए किसी पायलट की जरूरत नहीं होगी। इससे पहले सेनाओं के इस्तेमाल के लिए भारी भरकम ड्रोन बनाए जा चुके हैं। पायलटलेस प्लेन में भी बहुत कुछ उसी तकनीक का इस्तेमाल करने का प्लान है। लेकिन सैकड़ों यात्रियों को ले जाने वाले और कई घंटे तक हवा में रहने वाले प्लेन को केवल तकनीक से उड़ाया जाएगा, ये सोचना भी खतरनाक है। इसीलिए किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले इस तकनीक का कई बार ट्रायल किया जाएगा। यूं तो पिछले कुछ सालों में दुनिया के कई देशों में इस तकनीक पर काम किया जाता रहा है, लेकिन दावा है कि इस बार की टेस्टिंग वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाने वाली रही, क्योंकि आमतौर पर जब प्लेन हवा में होता है तब पायलट अक्सर उसे ऑटो पायलट मोड पर डाल देते हैं। मतलब ये कि उस वक्त तकनीक ही प्लेन को उड़ा रही होती है, लेकिन पायलट की जरूरत तब होती है जब ATC से बात करनी पड़े या फिर ATC से मिलने वाली किसी कमांड का जवाब देना पड़े। ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल। कहीं भी लैंडिंग करनी हो तो ATC से इजाजत लेनी पड़ती है। अगर कोई भी मुसीबत आए या किसी भी तरह की मदद चाहिए हो तो पायलट की मदद के लिए ATC हमेशा उपलब्ध रहता है। फिर किसी भी प्लेन की लैंडिंग और उसका टेक ऑफ सबसे बड़ी टेंशन, जो अब तक बिना पायलट के मुमकिन नहीं थी। लेकिन नई तकनीक का मकसद ये होगा कि प्लेन को हैंगर से निकालने यानी विमानों की पार्किंग से निकालने से लेकर उड़ाने तक
और लैंड करने से लेकर वापस हैंगर तक पहुंचाने तक किसी भी काम में पायलट की जरूरत ना पड़े। इसके लिए कई तरह के प्रयोग होते रहे हैं, यहां तक कि विमानों को बिना पायलट के रनवे पर पहुंचाने का प्रयोग तो 2019 में भी कामयाब हो चुका है। और इस बार जो प्रयोग किया गया उसमें एहतियातन प्लेन में एक पायलट को रखा तो गया, लेकिन कॉकपिट में कोई नहीं था। एटीसी से मिलने वाले निर्देशों को सुनने का इंतजाम जमीन पर ही कर लिया गया था। मतलब ये कि जमीन पर एक कंट्रोल रूम बनाकर एटीसी के निर्देशों को सुना जा रहा था। फिर प्लेन को उड़ा रहे ऑटोमेटिक सिस्टम को उन्हीं निर्देशों के मुताबिक कमांड दी जा रही थी। यानी एटीसी के हर निर्देश का जवाब जमीन से दिया जा रहा था और प्लेन को एक रोबोटिक सिस्टम कंट्रोल कर रहा था। दावा यह है कि अगर बिना पायलट के प्लेन को उड़ाने का प्रयोग कामयाब हो गया तो कई परेशानियों का अंत हो जाएगा। और दावा तो यह किया जा रहा है कि आने वाले सालों में बिना पायलट के उड़ने वाले प्लेन ज्यादा सुरक्षित होंगे, क्योंकि माना जाता है कि ज्यादातर विमान हादसों की वजह ह्यूमन एरर बनते हैं, यानी मानवीय त्रुटि। पायलट की तरफ से हुई कोई छोटी सी चूक बड़े हादसे की वजह बन जाती है, लेकिन रोबोटिक कंट्रोल के बाद किसी चूक की जगह नहीं होगी। रोबोट बहुत सारी जानकारियों को ध्यान में रखने के बाद हालात का सटीक आकलन करेंगे और फिर सही फैसले करेंगे। दावा तो यह भी है कि आने वाले वक्त में उड़ानों की गिनती बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। अगर ऐसा होता है तो पायलटों की बहुत बड़ी कमी पैदा हो सकती है। पायलटों की कमी से निपटने के लिए भी पायलटलेस प्लेन की तकनीक बेहद अहम साबित होगी। हालांकि माना जा रहा है कि अभी इस तकनीक पर बहुत सारे टेस्ट करने की जरूरत होगी, इसीलिए 2030 तक इस सोच को हकीकत बनाने का लक्ष्य रखा गया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में अब यूक्रेन की सेना रूस की फौज पर हमले कर रही है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें यूक्रेन की सेना गोलियां दागती हुई नजर आ रही है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायरिंग और रूस की सैन्य वाहन तबाह। यूक्रेन की फौज रूस की सेना को करारी शिकस्त देने के लिए लगातार पलटवार कर रही है। यूक्रेन की स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें जबरदस्त गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है और कुछ जवान रूस के जंगी बेड़ों पर घात लगाकर हमला कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस के सैन्य वाहनों पर यूक्रेन की सेना ने गोलियां बरसाई और तबाह कर दिया, जिसमें रूस के 2 जवान भी मारे गए। जिन सैन्य वाहनों पर यूक्रेन की सेना ने हमला बोला उसमें रूस की सेना के जवान भी मौजूद थे, जिन्हें यूक्रेन की फौज ने ढेर कर दिया। इसके साथ ही यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के कई सैन्य वाहनों पर कब्जा कर लिया। उधर गुजरात के राजकोट से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक पिकअप वैन की वजह से कई गाड़ियां आपस में भिड़ गई। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें कई गाड़ियां आपस में टकराती दिखाई दी। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ गाड़ियां हाईवे से दाईं ओर मुड़ती नजर आईं, जबकि कुछ गाड़ियां ट्रैफिक की वजह से सड़क पर रुकी दिखाई दी। तभी पीछे से आ रही पिकअप वैन ने एक कार को टक्कर मार दी। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि कार सड़क के बीचों बीच बने डिवाइडर से जा टकराई, जबकि उसके आगे खड़ी कई गाड़ियां भी आपस में भिड़ गईं। इस हादसे में उन गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा। इधर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां पर मेले में अचानक झूला टूट गया, जिसकी वजह से कई लोग बीच में ही फंस गए, जिन्हें वहां मौजूद लोगों ने बाहर निकाला। सामने आए वीडियो में कुछ लोग झूले में फंसे दिखाई दिए, जिन्हें बचाने के लिए कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर झूले पर चढ़ते हुए नजर आए। काफी मशक्कत के बाद वहां पर फंसे लोगों को सुरक्षित झूले से उतार लिया गया। बताया गया कि ज्यादा लोगों को बिठाने की वजह से झूले की रॉड टूट गई और झूला गिर पड़ा। इस हादसे में 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं, जिन्हें वहां मौजूद लोगों ने अस्पतालों में भर्ती करवाया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इस बीच खबर है कि रूस एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक हथियार बनाने वाला है जिसका इस्तेमाल वो अपने जंगी जहाजों को बचाने के लिए कर पाएगा। यह हथियार बहुत कुछ किसी एयर डिफेंस सिस्टम की तरह होगा, लेकिन किसी एयर डिफेंस सिस्टम के मुकाबले यह सस्ता भी होगा और असरदार भी होगा। रूस के ही कुछ अखबारों में इस हथियार से जुड़ी रिपोर्ट छापी गई। इनमें दावा किया गया कि रूस अपने जंगी जहाजों की रक्षा के लिए एक खास हथियार बनाने वाला है। यूक्रेन में छिड़ी जंग के दौरान रूस के कई छोटे बड़े जंगी जहाजों के ढेर होने की खबरें आई हैं। सबसे बड़ा झटका तो रूस को मॉस्को के डूबने की वजह से लगा था। काला सागर में अकेला मॉस्को ही किसी ताकतवर सेना के बराबर था। कई खतरनाक मिसाइलें और परमाणु हथियार मॉस्को पर हमेशा तैनात रहते थे, लेकिन यूक्रेन की फौज ने नेपच्यून मिसाइल से मॉस्को पर सटीक निशाना लगाकर रूस को बड़ा झटका दिया था। रूस की नौसेना के करीब 400 सैनिकों और अधिकारियों की मौत की खबर आई थी। माना जा रहा है कि तभी से रूस को अपने जंगी जहाजों की टेंशन सता रही है और इसीलिए रूस ने अपने जहाजों को बचाने के प्लान पर काम तेज कर दिया है। इसके लिए कुछ खास तरह के सेंसर तैयार किए जा रहे हैं जो रूस के जहाजों को किसी भी ड्रोन या मिसाइल के हमले से बचा पाएंगे। एयर डिफेंस सिस्टम इस तरह के हथियार से बिल्कुल अलग होते हैं,
क्योंकि आमतौर पर जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं उनमें कुछ मिसाइल लगी होती हैं। जैसे ही उन्हें हवा में किसी खतरे का पता चलता है उसे मिसाइल दागकर नष्ट कर दिया जाता है। लेकिन रूस की इस नई तकनीक में कोई मिसाइल जुड़ी नहीं होगी। जहाज़ों में किसी भी कंटेनर में इसे लगा दिया जाएगा। जहाज़ के आसपास के कुछ किलोमीटर के दायरे में यह हथियार हर छोटी बड़ी चीज़ पर नजर रखेगा। कोई भी ड्रोन हो या कोई भी मिसाइल हो, अगर वो जहाज की तरफ बढ़ रही होगी तो ये हथियार पहले ही खतरे का अलार्म बजाएगा। इसके अलावा इसमें ऐसी क्षमता होगी कि ये किसी भी मिसाइल या ड्रोन की दिशा को बदल पाए। जहाज के पास ये एक ऐसा अदृश्य घेरा बना पाएगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक हथियार उसमें दाखिल नहीं हो पाएगा। हालांकि माना जा रहा है कि इस हथियार को बनने में अभी कई साल लग सकते हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में सीएए पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई 19 सितंबर तक टल गई। बुधवार से पश्चिम बंगाल विधानसभा का सत्र शुरू होगा। इस सत्र के दौरान टीएमसी सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों के ज्यादा इस्तेमाल के खिलाफ एक प्रस्ताव लाने का ऐलान किया। दिल्ली के पास नोएडा में पुलिस ने मुठभेड़ में एक चेन छीनने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इधर हरियाणा के कैथल में पुलिस ने सड़क पर लगे साइन बोर्ड के नीचे से 1.5 किलो RDX बरामद किया है। बताया जा रहा है कि इसे पाकिस्तान से पंजाब के रास्ते हरियाणा भेजा गया था, लेकिन इससे पहले कि कोई बड़ी घटना होती पुलिस को इसकी जानकारी मिल गई और बम को डिफ्यूज कर दिया गया। हालांकि कैथल के जिस इलाके में ये RDX मिला उसे सील कर दिया गया है और वहां से लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। इस दौरान पुलिस ने इलाके में चप्पे चप्पे की जांच की। पुलिस के साथ वहां पर अंबाला STF और बम डिफ्यूज करने वाली टीम भी मौजूद रही। बताया गया कि ये RDX वहां लगे साइन बोर्ड के नीचे बने एक बॉक्स में मिला। इस मामले की जांच में STF जुट गई है और पुलिस ने भी FIR दर्ज कर ली है। उसको डिफ्यूज़ किया और उसके बाद में ये पाया गया कि मौके पे इसमें करीबन 1.5 किलो के आसपास हाई एक्सप्लोजिव सामग्री थी। उधर अमेरिका का अफगानिस्तान में छोड़ा गया एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर उड़ाने के चक्कर में तालिबान के लड़ाकों को अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ गया। बताया गया कि काबुल में तालिबान हेलीकॉप्टर को उड़ाना सीख रहे थे, लेकिन इस दौरान वो क्रैश हो गया और 3 लोगों की मौत हो गई। और तो और उस खतरनाक हादसे की लाइव तस्वीरें लोगों ने अपने मोबाइल फोन के कैमरे में रिकॉर्ड भी कर ली। वीडियो भी कोई दूर से नहीं बनाया गया था, बल्कि उसमें आसमान में उड़ता हेलीकॉप्टर आंखों के बेहद करीब बेकाबू होता नजर आया। ऐसा हादसा कि देखने वालों की जान हलक में अटक गई। कई फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा हेलीकॉप्टर तेजी से नीचे गिरता दिखा। उसका मुंह एकदम 90 डिग्री के एंगल पर जमीन की तरफ मुड़ चुका था और देखते ही देखते वो धरती पर जा गिरा। पिछले साल अफगानिस्तान से निकलने के बाद अमेरिका अपने कई विमान और हथियार वहीं छोड़ गया था, लेकिन उसने उनका ऐसा हाल कर दिया था कि वो इस्तेमाल के लायक ही न रहे। हादसे का शिकार हुआ ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर उन्हीं में एक था। बताया गया कि तकनीकी खराबी की वजह से वो क्रैश हुआ। उज्बेकिस्तान से भारत के रिश्तों की कहानी बेहद पुरानी है, इसलिए पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की याद में उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में स्मारक बनाया गया था। मैं इस वक्त ताशकंद में हूँ। ताशकंद शहर के बीच में ही आपको मैं दिखा दूं, यह शास्त्री स्ट्रीट। ये शास्त्री स्ट्रीट किसी ऐसी शख्सियत की है जिसने 62 के युद्ध के बाद जो भारत ने झटका खाया था चीन से, उसके बाद 65 की लड़ाई में भारत को पाकिस्तान पर एक ऐसी जीत दिलाई थी युद्ध में जिसको पाकिस्तान अरसे तक नहीं भूल पाया था। लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे और उसी 65 के युद्ध के बाद जब ताशकंद के समझौते के लिए वो ताशकंद पहुंचे, उज्बेकिस्तान की राजधानी है अब, उस ताशकंद में उनकी असामयिक मौत हुई थी। जिस कॉन्स्पिरेसी की बात आज तक छिड़ी हुई है और वो ऐसी कॉन्स्पिरेसी थी, वो ऐसा षड्यंत्र था जिसका पर्दाफाश नहीं हो पाया है, जिसके बारे में आज तक कोई नहीं कह पाया है कि क्यों उनकी मौत हुई, किस तरह से उनकी मौत हुई। हालांकि उनके परिवार वालों के दबाव में काफ़ी कुछ जांच समितियां बनी, लेकिन अंत में नतीजा कुछ नहीं आ पाया। यहाँ पर इसी शास्त्री स्ट्रीट पर ये शास्त्री मेमोरियल पार्क भी बनाया। यहाँ लाल बहादुर शास्त्री की मूर्ति देखिए, ये उनकी मूर्ति जो मुस्कुराती हुई प्रतिमा है उसी ताशकंद समझौते की याद दिलाती है और ये याद दिलाती है कि ताशकंद आज भी उनकी बहादुरी को उनके का कितना सम्मान करता है, किस तरह से वहाँ यहाँ आए थे और पाकिस्तान के सियासतदानों के साथ उन्होंने यहाँ पर समझौता किया था। दुनिया के तमाम दबाव के बावजूद भी भारत का पक्ष रखने में सफल हुए थे। भारत में
आप दिल्ली में भी उनके नाम का एक मेमोरियल बना है, अगर भारत में भी बना है, लेकिन यहाँ पर ताशकंद में उनके नाम पर कई चीज़ें चल रही हैं। शास्त्री स्ट्रीट है, शास्त्री मेमोरियल पार्क भी है, यहाँ पर शास्त्री के ऊपर एक कल्चरल इंस्टीट्यूशन चल रहा है जिसे ICSSR चला रहा है, और इस काफ़ी व्यस्त सड़क जो है जिसे कहा जा सकता है ताशकंद का, उस पे शास्त्री स्ट्रीट का नाम आ जाना ये बहुत ही अनूठी बात है। ये इसलिए ये साबित हो रहा है, ये साबित कर रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री सिर्फ और सिर्फ भारत के नहीं, सिर्फ और युद्ध में विजय दिलाने वाले नहीं, उनके काम का, उनकी बहादुरी का, और जिस तरह से पाकिस्तान को उन्होंने धूल चटाई, जय जवान जय किसान का नारा दिया, उसके नाम की कदर आज भी ताशकंद करता है। उज्बेकिस्तान में होने वाली SCO समिट के दौरान भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो दोनों करीब 3 साल बाद मुलाकात करेंगे। वैसे दोनों नेताओं की 1-to-1 मुलाकात का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया, लेकिन माना जा रहा है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO समिट के दौरान उज्बेकिस्तान के समरकंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की अलग से मुलाकात हो सकती है। दोनों नेताओं की गलवान हिंसा यानी 2020 के बाद कोई मुलाकात नहीं हुई है। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग ब्राजील में 2019 में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में मिले थे, और अब माना जा रहा है SCO समिट में समरकंद में दोनों नेता 1-to-1 द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत कर सकते हैं। लेकिन अब तक ये सिर्फ एक अटकल है और ऐसा केवल माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात हो सकती है, क्योंकि भारत ने अब तक ऐसा कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया है। SCO समिट 15 और 16 सितंबर को उज्बेकिस्तान के समरकंद में होने वाली है। इस संगठन में 8 देश शामिल हैं, और इन 8 देशों में भारत, चीन और पाकिस्तान जैसे देश शामिल हैं। यानी उज्बेकिस्तान के समरकंद में कई ऐसे देशों के नेता इकट्ठा होने वाले हैं जिनके बीच दुश्मनी है, लेकिन ये सभी एक लंबे समय बाद एक साथ एक मेज पर बातचीत करेंगे। और अटकलें हैं कि समिट के इन्हीं 2 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की अलग से बात हो सकती है, लेकिन अब तक ये तय नहीं है और इसका कोई औपचारिक ऐलान भी नहीं हुआ है। SCO समिट काफ़ी महत्वपूर्ण समिट होने वाली है। कई देशों के लीडर्स इसमें आ रहे हैं। कौन से बायलैटरल्स होंगे ये मैं अभी कह नहीं सकता, और जाहिर है ये सभी के प्रोग्राम पर निर्भर करता है। सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच बैठक पर दोनों तरफ के अधिकारियों के बीच लगातार बातचीत चल रही है। हालांकि इसको लेकर कुछ भी निर्णय होने की पुख्ता खबर नहीं है। अगले साल यानी सितंबर 2023 तक भारत इस संगठन की अध्यक्षता करेगा और अगले साल होने वाली SCO समिट की मेजबानी करेगा। यानी चीन और पाकिस्तान के नेता अगले साल भारत में होंगे। यानी भारत के पास 8 देशों के बीच तालमेल बिठाने की जिम्मेदारी होगी। और इससे पहले अगर PM नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की 1-to-1 बातचीत होती है तो भारत के पास चीन पर LAC के मुद्दे पर दबाव बनाने का मौका होगा। उधर गुजरात के नवसारी में आसमानी आफत कहर बनकर टूट पड़ी है, जिसकी वजह से सड़क में कई फीट तक पानी भर गया है। भारी बारिश से सड़कें दरिया में तब्दील हो गईं और सैलाब के बीच गाड़ियां आधी डूबी हुई नजर आईं। नवसारी के गोलवाड़ और 4 पुल इलाके में हर जगह पानी भरने से लोग परेशान हैं। रोजमर्रा की चीजों को जुटाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश से सड़क पर घुटने तक पानी भर चुका है। लोग जलभराव में आने जाने को मजबूर हैं। वहीं तेज बारिश की वजह से निचले इलाकों के घर और बाजार जलमग्न हो चुके हैं। मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे आने वाले कुछ दिनों में नवसारी समेत कई जिलों में पहले से ही जलभराव की समस्या से जूझ रहे लोगों की मुसीबत और बढ़ सकती है। इस बीच दूध का उत्पादन करने वाले राज्यों में तेजी से फैलते लंपी वायरस से दूध की भारी कमी होने की आशंका गहराने लगी है, क्योंकि इस वायरस की वजह से कई राज्यों में हजारों गायों की मौत हो चुकी है। और जो गायें इस बीमारी से जूझ रही हैं वो दूध देना बंद कर चुकी हैं, जिसकी वजह से दूध के उत्पादन में भारी कमी आ गई है। परेशानी की बात यह कि इस बीमारी की सबसे ज्यादा मार गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान पर पड़ी है, जो देश में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करते हैं। पहले 1.5 क्विंटल दूध था, आज 50 लीटर दूध है। राजस्थान सहकारी डेयरी महासंघ के मुताबिक इस साल जून में राज्य में अलग अलग केंद्रों पर रोजाना करीब 33 लाख लीटर दूध जमा होता था, जो लंपी वायरस की वजह से घटकर करीब 29 लाख लीटर हो चुका है। मतलब अकेले राजस्थान में ही दूध के उत्पादन में रोजाना करीब 4 लाख लीटर की कमी आ चुकी है। राजस्थान के अंदर तमाम जो डेयरियां हैं उनमें दूध कम उपलब्ध हुआ, इससे दूध की रेटें शहरों के अंदर बढ़ गई। वहीं इस बीमारी की वजह से गायों की मौत का सिलसिला फिलहाल थमता नहीं दिख रहा। हालांकि इस बीमारी को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, लेकिन दिक्कत यह है कि लंपी वायरस के लक्षण 7 दिन के बाद ही जानवरों में नजर आते हैं। वायरस की चपेट में आने के बाद गायों को बुखार आने लगता है और वो सुस्त पड़ जाती हैं। इसके बाद
उनके पैरों में सूजन, मुंह से लार और आंख नाक से पानी आने लगता है। थोड़े दिनों के बाद पूरे शरीर पर घाव हो जाते हैं। वजन धीरे धीरे कम होने लगता है। आखिर में गाय दूध देना बंद कर देती है और ज्यादा दिनों तक संक्रमित रहने से उनकी मौत हो जाती है। और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के शोपियां से आ रही है। वहां पर सुरक्षा बल की आतंकियों से मुठभेड़ हो गई है, जिसमें जवानों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। शोपियां के शिरमल इलाके में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी के बाद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने इलाके को घेर लिया। इस दौरान मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया है, जबकि गोली लगने से एक जवान भी घायल हो गया है। जवानों ने मुठभेड़ में मारे गए आतंकी से हथियार भी बरामद कर लिए हैं। उधर बिहार के कटिहार में भी प्रशासन ने अवैध रूप से बनाए घरों को मिट्टी में मिला दिया। आरोप है कि ये घर सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए थे, जिन्हें तोड़ने का आदेश मिलते ही वहां खुदाई करने वाली मशीन के साथ प्रशासन के अधिकारी पहुंचे और घरों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। आरोप है कि लोगों ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर वहां घर बना लिए थे, जिनकी शिकायत मिलने के बाद उन्हें वहां से हटाने का फैसला लिया गया। जितने चितलमढ़ी पंचायत में इस टोले में जितने अतिक्रमित घर थे सबको लोग अतिक्रमण मुक्त करा दिए। घरों को तोड़ने के लिए वहां खुदाई करने वाली कई मशीनें बुलाई गई। साथ ही कार्रवाई के दौरान हंगामे की आशंका को देखते हुए पुलिस के जवान भी तैनात रहे। एनआईए ने गैंगस्टर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 60 जगह पर छापेमारी की है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और आसपास के इलाकों में कई गैंगस्टर से जुड़े ठिकानों पर एनआईए ने छापा मारा है। बताया गया कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जांच के दौरान गैंगस्टर और आतंकियों के बीच सांठगांठ का पर्दाफाश होने के बाद भारत और विदेशों से सक्रिय गैंगस्टर जांच एजेंसियों के रडार पर थे। साथ ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यूएपीए की धारा के तहत एफआईआर दर्ज कर कई गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है, जिसके बाद एनआईए की टीम ने एक साथ कई जगह पर छापे मारे। एनआईए की टीम ने पंजाब के गुरदासपुर में कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया, दिल्ली के बवाना में नीरज बवानिया और हरियाणा के सोनीपत में गैंगस्टर काला जठेड़ी के घर पर छापेमारी की। वहीं पंजाब के गुरदासपुर में एनआईए की टीम ने कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के घर पर भी छापा मारा है। एनआईए के अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ जग्गू भगवानपुरिया के घर पर पहुंचे और वहां पर कई घंटों तक तलाशी ली गई। बताया गया कि इस दौरान एनआईए ने कुछ जरूरी कागजात जब्त किए हैं। गैंगस्टर से आतंकी कनेक्शन होने के नाते यहां पर एनआईए की टीम पहुंची थी और भारी पुलिस बल भी उस वक्त उनके साथ था। जग्गू भगवानपुरिया के घर पर यह छापा हुआ था। गुरदासपुर में उसका जो आवास है वहां पर एनआईए की टीम ने छापा मारा। वहीं पंजाब पुलिस हेडक्वार्टर में आईजी सुखचैन सिंह गिल ने बताया कि राज्य में करीब 25 जगह पर एनआईए ने छापा मारा। इस दौरान पुलिस ने भी एनआईए की टीम की पूरी मदद की। जो पंजाब में जो एनआईए की तरफ से छापेमारी, देखिए एनआईए ने कुछ सिलेक्टेड जगह पे रेड किया, जिसमें उन्होंने पंजाब पुलिस की तरफ से असिस्टेंस मांगी थी, जिसमें हमारी एजीटीएफ जो स्पेशलिस्ट विंग है और पंजाब पुलिस के यूनिट्स हैं, उन्होंने पूरी असिस्टेंस दी है उनको रेड। सर, जिस तरह से आप देख रहे पिछले दिनों से ही जो पंजाब में जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियां भी रही है या टेररिस्ट जो काफ़ी बड़े हैं, तो पंजाब पुलिस के साथ जब एनआईए जब यहाँ पर छापेमारी कर रही है तो पंजाब पुलिस अब किस तरह से अब आगे कार्रवाई करेगी इसको लेकर? नहीं, देखिए जो पंजाब पुलिस तो ऑलरेडी बहुत सख्ती से काम कर रही है, बहुत काम हुआ है पिछले कुछ दिनों में, लेकिन कई ऐसे इशू होते हैं जिसकी इंटर स्टेट रेमिफिकेशंस होती हैं। जो गैंगस्टर का इशू है या टेररिज्म का इशू है, तो उसमें एनआईए जो है वो प्राइम एजेंसी है हमारे देश की। तो जो असिस्टेंस अगर वो किसी भी स्टेट से मांगती है, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, तो उनको पूरी तरह से असिस्ट करना हमारी ड्यूटी है। और आज जो असिस्टेंस मांगी गई, बिकॉज इस पर्टिकुलर गैंगस्टर जो हैं इनके इंटर स्टेट रेमिफिकेशंस हैं, ये कई स्टेट्स में एक्टिव है, कई एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में एक्टिव हैं, तो उसी वजह से एनआईए ने असिस्टेंस मांगी, जो पंजाब पुलिस की तरफ से उनको प्रोवाइड की गई। और दिल्ली के बवाना में गैंगस्टर नीरज बवानिया के घर पर भी एनआईए की टीम ने छापा मारा है। नीरज बवानिया के घर पर कई घंटों तक चली छापेमारी के बाद एनआईए की टीम वहां से बरामद सामान को एक बैग और एक पोटली में रखकर ले जाती हुई दिखाई दी। इस दौरान कई पुलिस वाले भी वहां पर मौजूद रहे। नीरज बवानिया का घर है, जहां पर भारी पुलिस अमला आपको यहां पर दिखाई देगा। महिला पुलिस भी यहां पर है, उनके परिजनों से पूछताछ की गई है और उनके पिताजी जो कुछ देर पहले यहां पर पहुंचे थे उनसे पूछताछ की गई है। एनआईए की टीमें जो हैं अंदर हैं और लगातार सुबह तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे से ये पूछताछ की गई है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर कि जो अधिकारी हैं
वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर सुबह से जिस तरह की टीमें पूछताछ कर रही थी वो सब यहाँ पर देखा जा सकता है, क्योंकि ये जितने भी यहाँ पर अधिकारी आए हैं एनआईए के, ये सभी यहाँ पर जांच कर रहे थे और उनके पास किस तरह के दस्तावेज मिले, क्या चीज़ें मिली, इस बारे में कोई भी अधिकारी कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन ये कहा जा सकता है कि एनआईए की जो रेड थी, जो सुबह से रेड थी, वो यहाँ पर चल रही थी और उसको लेकर आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर सभी जो अधिकारी हैं वो यहाँ से अब निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी देर सुबह से यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हुई थी और यहाँ कहा जा रहा था कि उनके पास में देखिए कुछ यहाँ पर जो उनके हाथों में कुछ ऐसी बुक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, ये माना जा रहा है वो उनके हाथों में मिले हैं। ये आप देख सकते हैं बैग, और यहाँ पर जो तस्वीरें हैं राकेश ये दिखाइए, ये चीज़ें यहाँ से बरामद हुई है नीरज भवानिया के घर से, और कई सारी चीज़ें आप देख सकते हैं तस्वीरों में। एनआईए की टीमें जो हैं वो यहाँ से अब निकल रही हैं और तकरीबन कई घंटे तक ये पूछताछ यहाँ पर परिजनों से शुरू हुई और उसके बाद परिजनों के अलावा उनके पिताजी से बातचीत हुई। नीरज भवानिया के घर से एनआईए की टीमों को कई सारी चीज़ें मिली हैं, जिसके लिए ये कहा जा रहा है कि शायद कुछ ऐसा है जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो सकता है, कुछ डायरीज सी ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसा यहाँ पर बैग के अंदर रखा गया है, कुछ दस्तावेज है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जो बरामद हुए हैं। ये कहा जा रहा था कि एनआईए को सुबह से ही यहाँ पर सफलता मिली है और इसलिए एनआईए की टीमें यहाँ पर लगी हुई थी। गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई के दौरान एनआईए की टीम हरियाणा के जठेड़ी गांव भी पहुंची और कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी के घर पर भी छापा मारा। एनआईए की टीम काला जठेड़ी के घर सुबह करीब 6 बजे पहुंची थी। इस दौरान घर के आसपास पुलिस वाले भी मौजूद रहे। काला जठेड़ी का असली नाम संदीप उर्फ काला है। इस वक्त हम हरियाणा के जठेड़ी गांव में हैं। ये घर गैंगस्टर काला जठेड़ी का है। यहाँ पर एनआईए की टीम आई थी। परिवार का कहना है कि हमने जांच में परिवार ने पूरा सहयोग किया एनआईए का। हमारे साथ काला जठेड़ी की जो मां है वो हमारे साथ हैं। माता जी, कितने बजे सुबह आए थे एनआईए की टीम वाले? बेटा 5:30 पौने 6 ऐसा टाइम होगा, पक्की बना दे। कितने लोग थे माता जी? लोग का था भाई, बेरा है ना, कितने एक थे, गणिये गाड़ी गुड्डी थी, सारे का वो कर लिया। चेकिंग कर रही सारी? हाँ। और कितनी देर तक रुके थे माता जी यहाँ? वो रुके बेटा 3-4 घंटे। 3-4 घंटे। हाँ। और कुछ ले भी गए आपके यहाँ से कुछ? हाँ, हमारे कागज को कुछ देखे भाई, हमारी फोन फान देखे, खाते कुत्ते जो कुछ है भाई। और कुछ पूछताछ भी की माता जी आपसे? बस ये खास पूछताछ तक कुछ करी नहीं भाई। और आपकी जो बहू हैं उनको भी ले गए, क्या नाम है? वो अनुराधा। अच्छा, उनको भी ले गए पूछताछ के लिए, लेकिन वो तो जमानत पर है अभी? हाँ, पूछताछ करता ही ले गए बेटा, हम पूछताछ करेंगे, ये कह कर गए। अच्छा, वो जमानत पे लेकिन लंबे टाइम से? हाँ। और आपने पूरा सहयोग किया परिवार ने? हाँ, करा भाई। माता जी, कितने बेटे हैं आपके काला जठेड़ी के अलावा? 3 बेटे थे मेरे। 3 बेटे। तो कुछ और कहना चाहेंगी आप? काला जठेड़ी तो जेल में है, जो उसके ऊपर आरोप लगे हैं संगीन मकोका लगे। वो अपनी उसने आप करो, जो कुछ से उसने किया अपनी ने वो पावेगा। हम तो अपने कर रहे हैं, खा रहे हैं बेटा, हमने कोई वो नहीं। उधर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां तेज रफ्तार से आती एक मोटरसाइकिल की टक्कर एक कार से हो गई, जिसका वीडियो देखकर लोगों की रूह कांप उठी। वीडियो में दाईं तरफ मुड़ती कार से एक मोटरसाइकिल इतनी तेज रफ्तार से टकराई कि उसके पुर्जे पुर्जे अलग हो गए। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक में बैठे लोग हवा में कई फीट उछलकर दूर जा गिरे। बताया गया कि हादसे के वक्त मोटरसाइकिल में 5 लोग सवार थे, जिनमें 2 बच्चे भी थे। जैसे ही मोटरसाइकिल कार से टकराई तो एक बच्चे और बाइक चलाने वाले इमरान नाम के लड़के की मौत हो गई। किराए पर वो किसी वाहन से टकरा गया और जो उसमें मामा और भांजे की जो है उसमें डेथ हो गई। वहीं एक महिला और 2 बच्चों को इलाज के लिए फौरन अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। बताया गया कि ये लोग दोराहा की तरफ जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने मोटरसाइकिल और कार दोनों को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी। इधर उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे शुरू हो गया। यूपी सरकार के आदेश के बाद सहारनपुर और बिजनौर समेत पूरे प्रदेश में मदरसों के सर्वे का काम शुरू हो गया। लोग सहयोग कर रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं। जी, दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर सुबह तकनीकी गड़बड़ी की वजह से सुल्तानपुर और घिटोरनी के बीच मेट्रो सेवा कुछ देर तक बंद रही, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मेरे को अपना ऑफिस जाना है, मैं अपना ऑफिस नहीं जा पा रहा हूँ। हरियाणा की पानीपत पुलिस ने ऑनलाइन चीजें बेचने वाली एक कंपनी से लाखों की ठगी के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया।
मध्य प्रदेश की सीधी जिले से एक पुलिसकर्मी का दिलचस्प वीडियो सामने आया है, जिसमें पुलिस का जवान मंत्रोच्चारण के साथ एक बाइक सवार को हेलमेट पहनाते हुए नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश पुलिस का अनोखा अंदाज इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए पुलिस के जवानों को कई बार आपने फूल देते देखा होगा, लेकिन बाइक सवार को मंत्रोच्चार के साथ हेलमेट पहनाने वाला अंदाज एकदम नया है। ये लीजिए, यह मुकुट मैं आपको यह कह करके धारण करवा रहा हूँ कि इस मुकुट का मान रखिएगा। सीधी इलाके में एक शख्स बाइक पर एक महिला को बिठाकर गुजर रहा था, तभी पुलिसकर्मी उन्हें रोक लेते हैं और बाइक सवार का चालान काटने की बजाय ट्रैफिक नियमों का पालन करने और हेलमेट पहनने की अपील करने लगते हैं। इस बीच पुलिस का जवान उनके पास आता है और मंत्र पढ़कर बाइक सवार को हेलमेट पहनाते हुए हाथ जोड़कर कहता है कि अगर अगली बार पकड़े गए तो 5 गुना चालान काटा जाएगा। मुकुट का धारण हमेशा करिएगा जब इसमें चलिए तो, नहीं धारण करते हुए मिले तो शकल याद हो गई है, 5 गुना जुर्माना ठोकेंगे। वहीं सोशल मीडिया में लोग इस वीडियो को देखकर पुलिस के जवान की खूब तारीफ कर रहे हैं।